नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। वक्त हो गया है कचहरी का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। छात्र आंदोलन के बाद जब पुलिस एक्शन तेज हो गया है, उपद्रवियों पर एफआईआर हो रही है, गाली देने वालों को ढूंढा जा रहा है, पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट कैसे हो गई, इसे लेकर फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के इंडिया हेड पर भी केस दर्ज हुआ है। लेकिन कुछ गालीबाजों की वजह से पूरी जेनजी को टारगेट करना क्या सही है? कचहरी में आज खोलेंगे इसकी फाइल। आंदोलन करने वाले अपने घर पर हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन सियासी पार्टी जेनजी में वोट ढूंढना शुरू कर चुकी है। 9/16 के रेशो वाले वर्टिकल वीडियोस धड़ाधड़ पोस्ट हो रहे हैं। इंस्टा, रेडिट, ब्रेनस्टॉर्मिंग होने लगी है। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या 2029 के किंग मेकर जेनजी वोटर ही बनेंगे? और ये पॉलिटिकल पार्टीज को क्या समझ में आ चुका है? तो इस पर बात होगी। रात 10:30 बजे आपको यूरोप में सबसे बड़ी घुसपैठ की हैरान करने वाली तस्वीरें भी दिखाएंगे। स्पेन में बॉर्डर तोड़कर अचानक कैसे 60,000 लोग घुस आए। कचहरी में इसकी फाइल खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले आंदोलन में गालीबाजों को ढूंढते सिस्टम की बात। एक कहावत अक्सर कही और सुनी जाती है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसमें गलती या दोष मछली का है, लेकिन उसके लिए सजा तालाब को भुगतनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों जेनजी आंदोलन के साथ होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ वायरल चेहरों की वजह से पूरी पीढ़ी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में नोएडा पुलिस ने एक 25 साल की लड़की रुचिका सिंह के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की है, तो एक पूरा इकोसिस्टम रुचिका सिंह को चेहरा बनाकर पूरे जेनजी को गालीबाज के तौर पर पेंट करने लगा है। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चलाने वाली बीजेपी ने ऐसे मामलों में पुलिस एक्शन पर क्या सवाल उठाए हैं, आपको ये सुनाते हैं। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। वैसे हर पीढ़ी की पहचान उसके सबसे अच्छे लोगों से ही नहीं, अक्सर उसके सबसे वायरल लोगों से भी बना दी जाती है। आज यही जेनजी के साथ हो रहा है। मतलब जेनजी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही सर से, लेकिन हाँ, उनका स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह डिकोड करने में लगे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि तो सीता जी को राम जी की पत्नी बोलते तो क्या इतना लोग ऑफेंड होते? मुझे नहीं लगता। दादा दादी ने क्यों नहीं बीजेपी को कभी चूज किया 17 ईयर्स तक? अब जाके हमें पता चला है। जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के कुछ वीडियोस वायरल हुए। कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। एफआईआर हुई, पुलिस जांच कर रही है, और अब यह भी सवाल उठ रहा है कि रुचिका सिंह के बाद अगला नंबर किसका है। मुमकिन है कि कैमरे में कैद गाली देने वाले दूसरे कुछ चेहरे भी पुलिस के रडार पर हों। हो सकता है देर सवेर उनके खिलाफ भी रुचिका सिंह जैसा एक्शन देखने सुनने को मिले। लेकिन ऐसे गालीबाज चेहरे तो गिनती के ही होंगे। उनसे कई गुना ज्यादा तादाद में यूथ प्रोटेस्ट में था। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ऐसे गालीबाजों के खिलाफ होने वाले एक्शन से क्या पूरी जेनजी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? ऐसे सवाल एनडीटीवी के स्टूडियो में आए जेनजी बच्चों ने भी पूछे। हम नहीं बोल सकते ना कि पर्टिकुलर पूरा जेनजी ऐसा है जो ऐसी वर्ड यूज करता है। कोई कुछ लोग, जो फ्यू लोग हैं, उसको जेनजी को हम नहीं बोल सकते कि पूरा जेनजी वैसा है या जेनजी पूरा वैसी लैंग्वेज यूज कर सकता। हम लोग तो आप करके बोलते हैं, तो डजंट मैटर कि पूरे जेनजी को हम ऐसा बोले। मैंने ये देखा है कि जो भी बड़े पोस्ट पे होते हैं सब अपने पावर का यूज करते हैं, और हमारा होता है कि उस यूज से हमें इशू ना हो, बट अगर हमें इशू होगा तो हम तो टिप्पणियां देंगे। असल में पिछले कुछ दिनों में एक अजीब सा नैरेटिव बनता दिख रहा है कि जेनजी मतलब गाली गलौज, जेनजी मतलब बदतमीजी, जेनजी मतलब मर्यादा खत्म। और ऐसा कहने वालों में कुछ नामी चेहरे भी शामिल हैं, फिर चाहे वो बीजेपी सांसद कंगना रनौत हो या एक्टर अनुपम खेर। कंगना के बयान की गूंज तो अब भी सुनाई दे रही है। कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। कैमरे के सामने सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया,
उसे देखकर मन व्यथित हुआ। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए और फिर पूरे देश में फैले छात्र युवाओं के आंदोलन की क्या पूरी पिक्चर यही है? जिस आंदोलन की बदौलत सरकार को एजुकेशन में सुधार को लेकर बड़े फैसले लेने पड़े, क्या उसका सच इतना भर है? सवाल यह भी है कि 38 करोड़ युवाओं की एक पूरी पीढ़ी क्या कुछ वायरल वीडियोस में समा सकती है? अगर 10 लोग कानून तोड़ते हैं तो क्या 10 करोड़ लोगों का चरित्र बदल जाता है? अगर कुछ चेहरे अभद्र भाषा बोलते हैं तो क्या पूरी पीढ़ी को अभद्र कहना उचित है? सोचिए, अगर यही पैमाना हर पीढ़ी पर लगाया जाता तो शायद कोई भी पीढ़ी सम्मान से नहीं बचती। जबकि हर दौर में और हर बड़े आंदोलन में भाषा की मर्यादाएं तोड़ने वाले लोग रहे हैं, लेकिन इतिहास ने कभी पूरी पीढ़ी को सिर्फ कुछ चेहरों से परिभाषित नहीं किया है। तो फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है? अगर किसी ने कानून तोड़ा है, आपराधिक कृत्य किया है, तो कानून को अपना काम करना ही चाहिए। इस पर तो कोई बहस है नहीं, सरकार कर भी रही है। जैसे हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाने वाले AI जनरेटेड, मॉर्फ्ड और अश्लील वीडियो और तस्वीरें शेयर करने के आरोप में 6 इंस्टाग्राम अकाउंट्स और मेटा इंडिया के चीफ के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस में वो मामला बीजेपी नेताओं की तरफ से दर्ज किया गया। There is no immunity for the digital abuse in this country. The Bharatiya Janata Party Telangana has filed an FIR in Cyberabad police against the derogatory remarks. इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया X के उन हैंडल्स को नोटिस भेजा जिन्होंने PM मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अब तो ऐसे जेनजी बच्चे भी खुद माफी मांग रहे हैं जिन्होंने जंतर मंतर में अति उत्साह में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में रील्स बनाई थी। जैसे श्रद्धा सिंह नाम की ये लड़की जिसने RAF के जवानों के सामने रील बनाई और फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई। अब NDTV के स्टूडियो में आकर उसने क्या कहा, सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक वीडियो में माइंड में पॉपअप हुआ और वो ब्लू ड्रेस पहने थे, मैं रेड पहनी थी, तो वो मेरे पास हार्पिक का माइंड में आ गया कि मैं ये बना सकती। मैं जब आई उसको अपलोड किया, देन मुझे लगा कि नहीं ये गलत है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। आफ्टर देन वो मीम पेज वालों ने मेरा उसको मिसयूज करने स्टार्ट कर दिया। जब ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया तो मेरे को इतनी सारी गालियां आने लग गई। लोगों को लग रहा है कि मैंने जानबूझकर ये सब किया है, तो मैंने इसलिए माफी मांगने के लिए वीडियो बनाया। तो रुचिका सिंह पर 0 FIR का असर यह हुआ कि श्रद्धा सिंह अपनी रील के लिए माफी मांग रही हैं। लेकिन कानून और नैरेटिव दोनों अलग चीजें हैं। कानून किसी व्यक्ति विशेष पर चलता है, लेकिन नैरेटिव पूरी पीढ़ी के खिलाफ चलने लगा है। कानून आरोपी तय करता है, नैरेटिव पहचान तय कर देता है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जबकि छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज हुई FIR का मसला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं और CJP सरकार को चेतावनी दे रही है। अगर FIR पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अब जेनजी को आज कुछ लोग गालीबाज पीढ़ी कह रहे हैं। उसी जेनजी ने पेपर लीक के खिलाफ देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा किया। उसी जेनजी ने रोजगार, परीक्षा और शिक्षा को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया। उसी जेनजी को राजनीतिक दल 2029 का सबसे बड़ा वोट बैंक मानकर रणनीति बदल रहे हैं। यानी जब वोट चाहिए तो जेनजी देश का भविष्य, और जब अभद्र भाषा वाले कुछ वीडियो वायरल हो जाए तो यही जेनजी देश की सबसे खराब पीढ़ी। क्या किसी पीढ़ी का मूल्यांकन इतना सुविधाजनक हो सकता है? हम अपराधी की पहचान कर रहे हैं या फिर पूरी पीढ़ी की? सोचिए आप भी। जेनजी वो पीढ़ी है जो आज के लिए नहीं लड़ रही, वो फ्यूचर के लिए लड़ रही है। भविष्य का भारत कैसा होगा ये जेनजी पर काफी हद तक निर्भर करता है, क्योंकि भविष्य के भारत को यही पीढ़ी आकार देगी। ज्यादा दूर की बात नहीं, 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जेनजी बड़ी ताकत बनने जा रही है। डेटा इसकी गवाही दे रहे हैं। हो सकता है कि वो भविष्य में देश की राजनीति की सूरत ही बदल दे। आखिर इसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कचहरी में अब खुलेगी ये फाइल। इस देश में ये अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत है। झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। ये देश और छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है।
छात्र का बहुत अच्छे से संगठन बनेगा और छात्र एकजुट होकर एक भविष्य के लिए बहुत प्रेरणादायक होगा। जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हुए वक्त बीत गया, लेकिन आपके मोबाइल पर ये तस्वीरें इस वक्त भी घूम रही होंगी। इसकी वजह हाथों में लिखे ये पोस्टर सिर्फ एक परीक्षा के रद्द होने का दर्द नहीं बयां कर रहे थे। ये भारत के सबसे युवा वर्ग का घोषणा पत्र है, जिसे अब तक राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया स्कॉर्चर या निष्क्रिय मानकर दरकिनार करती नजर आई। सिस्टम चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी वो नहीं हुआ है। एक ऐसी कमेटी का होना भी जरूरी है जो कि राजनीति से ज्यादा देश के बारे में सोचे। आने वाले समय में हर मुद्दे पर इस देश का युवा अब जो है जवाबदेही तय करेगा। सवाल ये है कि क्या ये युवा वर्ग देश की सियासी तकदीर बदलने का मादा रखता है? क्या जेएनजी वाला ये आंदोलन अब हर राजनीतिक पार्टी के वॉर रूम में डिस्कस हो रहा है? आखिर क्यों देश की सियासत अब 9/16 के रेशियो में ही दिखाई दे रही है? इसकी वजह एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के ये आंकड़े जरा ध्यान से देखिएगा। रिपोर्ट कहती है कि जब हम भारत के लोग 2029 के आम चुनाव के लिए वोट डालने जाएंगे, तब तक जेनजी यानी 18 से 32 साल की उम्र का ये युवा वर्ग देश का सबसे बड़ा वयस्क वोटर समूह बन चुका होगा। ये संख्या होगी 38 करोड़। जी हाँ, 38 करोड़ वोटर, जिनमें लगभग 19.9 करोड़ पुरुष और 18.1 करोड़ महिलाएं होंगी। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसने अब तक की सबसे प्रभावशाली पीढ़ी यानी मिलेनियल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। अब अगर इस आंकड़े को चुनावी तराजू पर तोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेनजी की ये ताकत, 38 करोड़ वोटर वाला ये नंबर देश की सियासत और सियासतदानों के लिए कितना मायने रखता है। जरा गौर करें, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मिलाकर मिले कुल वोटों का आंकड़ा भी इस 38 करोड़ के नंबर के सामने छोटा नजर आता है। यानी ये कोई बिखरा हुआ वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, एकल और सबसे निर्णायक पावर ब्लॉक बनने जा रहा है। यही वजह है कि देश के तमाम बड़े राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया वॉर रूम रातों रात अपनी रणनीति बदल रहे हैं। एक्स और फेसबुक के पारंपरिक लंबे टेक्स्ट और बयानबाजी अब पुरानी पड़ने लगी। एक तरफा लंबे भाषणों की जगह अब इंटरैक्टिव डायलॉग मिल रही है। बीजेपी अब एक्स और फेसबुक के बजाय इंस्टा, स्नैपचैट और रेडिट जैसे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। बदलाव दिखने भी लगा है। बीजेपी अब एक्स पर ऐसे वर्टिकल रील्स शेयर कर रही है जिसमें पीएम मोदी के तुरंत फैसलों को 7 दिन के अंदर जो कहा सो किया वाले क्रिस्प अंदाज में जेनजी की फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल के मुताबिक परोसा जा रहा है। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो। दूसरी ओर कांग्रेस भी इस नई जनरेशन को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार आक्रामक है। राहुल गांधी की यात्राओं और कार्यक्रमों के एडिटेड विजुअल्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें ध्यान सिर्फ युवाओं और बच्चों के साथ उनके सीधे अनफिल्टर्ड संवाद पर है। रील्स के फॉर्मेट, फास्ट कट्स और बैकग्राउंड स्कोर, सब कुछ जेनजी की अटेंशन स्पैन को ध्यान में रखकर तैयार हो रहा है। मारा क्यों जा रहा है? बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही, गुब्बारा फट गया है। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, थिंकिंग दैट जस्ट बिकॉज ही पुट द फोन इन फ्रंट ऑफ हिज फेस लाइक दिस, ही सडनली बिकम्स, ही इज एबल टू कम्युनिकेट टू जेन जी। नो, द प्रॉब्लम इज योर इमेज, द प्रॉब्लम इज व्हाट यू हैव डन टू द स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम इज हाउ यू हैव डिस्ट्रॉयड देयर फ्यूचर। दैट्स द प्रॉब्लम एंड दैट इमेज इज गॉन। आम आदमी पार्टी में भगवंत मान से लेकर अरविंद केजरीवाल की टाइमलाइन भी देखी। कैमरा एंगल और टोन वही है जिससे आज का युवा खुद को फौरन कनेक्ट करता है। यानी हर सियासी दल को समझ आ चुका है कि 2029 की चाबी इसी पीढ़ी के हाथ में है। एक तरफ चाइना आर्टिफिशियल सन बना रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री उन छोटे छोटे बच्चों पे एफआईआर कराने में व्यस्त हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पे कोई मजाक उड़ा दिया। और आजकल तो प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे बच्चे, जिन बच्चों ने प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी एफआईआर कराने में लगे। सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया की रील्स और कैमरा एंगल बदल रहे हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या 2029 के चुनाव में राजनीति के पुराने घिसे पिटे फॉर्मूले भी बेअसर हो जाएंगे।
क्या हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जातिगत समीकरण और भावनात्मक ध्रुवीकरण की जगह अब रोजगार, शिक्षा, स्किलिंग और आर्थिक अवसर जैसे ठोस मुद्दे मुख्य धारा की राजनीति को तय करेंगे? क्योंकि 38 करोड़ युवाओं वाला ये जेन सिर्फ वोट डालने वाला ग्रुप नहीं है। ये एक ऐसा वर्ग जो निडर है, बेबाक है, मस्तमौला है, सवाल पूछता है, तथ्यों को परखता है और बहुत तेजी से अपनी राय बनाता है। इसीलिए कई लोग ये मानते हैं कि 2029 में सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी, ये इस बात से तय होगा कि कौन सा दल, कौन सा नेता इन 38 करोड़ युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को सबसे ईमानदारी से यानी अनफिल्टर्ड तरीके से समझ पाता है। तो जेनजी वोटर्स के हाथ में 2029 में सत्ता की चाबी आने वाली है। ऐसे में जेनजी आंदोलन के पोस्टर बॉय अभिजीत दीपके पर भी राजनीतिक दल डोरे डालने लगे हैं। आखिर पर्दे के पीछे कैसे खेल चल रहा है और राजनीतिक दलों का ऑपरेशन दीपके क्या होने वाला है इसमें, और देश में हर बड़ा आंदोलन राजनीति की प्रयोगशाला कैसे बना, कचहरी में अब इसकी फाइल खोलते हैं। देश की राजनीति में एक खास तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है। कोई आंदोलन जितना बड़ा होता है उसके चेहरे की कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। आंदोलन खत्म होने से पहले सरकार उसे रोकने की कोशिश करती है और आंदोलन खत्म होने के बाद राजनीति उस पर डोरे डालने लगती है। तो क्या आज सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के साथ भी यही हो रहा है? जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अभिजीत दीपके इन दिनों एक नई राजनीतिक अनुभव से गुजर रहे हैं। आप पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें देखिए। आंदोलन खत्म होने के अगले दिन 26 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके से मिलने महाराष्ट्र के संभाजी नगर में उनके घर पहुंच गए। फिर 4 दिन बाद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के नेता बच्चू कडू उनके घर पहुंच गए और इसी बीच खुद अभिजीत दीपके का दावा है कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। यानी जिस चेहरे ने कुछ दिन पहले सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया, आज उसी चेहरे के दरवाजे पर नेताओं की दस्तक है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या अभिजीत दीपके सिर्फ एक छात्र आंदोलन के नेता हैं या राजनीतिक लोग उन्हें 2029 के लिए नया इन्वेस्टमेंट मानकर चल रहे हैं? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि वो चेहरे भी तलाशती है। ऐसे चेहरे जिन पर जनता भरोसा करती हो, जो भीड़ जुटा सके, जो युवाओं से संवाद कर सके और जिनके पास नैतिक पूंजी हो जिसे राजनीति चुनावी पूंजी में बदल सके। भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। याद करिए साल 2011 का अन्ना हजारे का आंदोलन। उस आंदोलन से एक चेहरा निकला, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई और अगले साल हुए चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। साल 2015 का गुजरात का पाटीदार आंदोलन याद करिए। उस समय 22 साल के युवा हार्दिक पटेल उसे लीड कर रहे थे। तब उनकी राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा होने लगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2019 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। आज गुजरात में बीजेपी के सिर्फ एक विधायक भरे। ऊना आंदोलन से जिग्नेश मेवाणी उभरे। आज वो गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वडगाम से कांग्रेस विधायक हैं। गुजरात में ही ओबीसी आंदोलन से उभरे अल्पेश ठाकुर चर्चा में आए। वो भी पहले कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। जब भी भारत में बड़े जन आंदोलनों की बात होती है तो 70 के दशक के जेपी आंदोलन का जिक्र जरूर होता है। उस आंदोलन से कौन कौन से छात्र नेता बाद में राजनीति में चमके थे? लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव। इन सभी चेहरों की भारतीय राजनीति में किस तरह की भूमिका रही है ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन 1979 से लेकर 1985 तक असम में जो छात्र आंदोलन हुआ था उससे एक नेता निकले थे। नाम है प्रफुल्ल कुमार महंत। उस आंदोलन के बाद हुए चुनाव में प्रफुल्ल कुमार महंत सिर्फ 33 साल की उम्र में देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए थे। महंत 2 बार असम के सीएम रहे। एक और नाम याद करिए, इरोम शर्मिला, जिन्हें मणिपुर की आयरन लेडी कहा गया।
इरोम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ लंबी भूख हड़ताल करके सुर्खियों में आई थी। 2016 में उन्होंने पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस या शॉर्ट में कहें तो PRJA नाम से पार्टी बनाई थी। 2017 के मणिपुर चुनाव में वो सीधे मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी और हार गई। यानी भारत में आंदोलनों से सिर्फ नारे नहीं निकलते, नेता भी निकलते हैं। हर बड़ा जन आंदोलन आखिरकार राजनीति की प्रयोगशाला बन ही जाता है। लेकिन यहाँ एक दूसरा सच भी है, हर आंदोलन का चेहरा राजनीति में सफल नहीं होता। कुछ लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं, कुछ लोग दल बदल लेते हैं, कुछ चुनाव हार जाते हैं और कुछ धीरे धीरे जनता की यादों से गायब हो जाते हैं। यानी आंदोलन आपको पहचान तो दे सकता है, लेकिन राजनीति में टिके रहने की गारंटी नहीं। और यहीं से अभिजीत दिपके की भी असली परीक्षा शुरू होती है। तो क्या अभिजीत दिपके आंदोलन की नैतिक ताकत को बनाए रखेंगे या फिर किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बन जाएंगे? अगर बनते हैं तो क्या समर्थक इसे आंदोलन की जीत मानेंगे या फिर आंदोलन का अंत मानेंगे? और अगर नहीं बनते तो क्या राजनीति उन्हें यूं ही छोड़ देगी? क्योंकि आज सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ अभिजीत दिपके को लेकर नहीं, सबसे बड़ी लड़ाई है जेन-ज़ी का भरोसा जीतने की। इसीलिए जिस युवा आंदोलन ने देश की राजनीति को झकझोर दिया, उसी आंदोलन का चेहरा अब हर राजनीतिक दल के लिए एक संभावना बन चुका है। इसीलिए दिपके के घर पर इन दिनों नेताओं का आना जाना बढ़ गया है, तो वो यूं ही नहीं। अब देखना यह है कि क्या अभिजीत दिपके एक और हार्दिक पटेल बनेंगे, एक और केजरीवाल बनेंगे, या फिर वो आंदोलन की पहचान को राजनीति से अलग रखकर एक नया रास्ता चुनेंगे। वैसे अलग रास्ता पेपर लीक करने वाले शातिरों ने भी चुना था। ना मोबाइल, ना पेन ड्राइव, ना व्हाट्सएप और ना ही टेलीग्राम। कागज अपनी जगह से हिला तक नहीं, फिर भी देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हो गया। आपने फिल्मों में हाईटेक बैंक डकैतियां देखी होंगी, लेकिन नीट पेपर लीक पर सीबीआई की चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। खाली हाथ, बिना किसी तकनीक के, सदियों पुरानी एक ऐसी तरकीब का इस्तेमाल किया गया जहां कोई मास्टरमाइंड नहीं था, बल्कि मास्टर ही था माइंड। जिस मुद्दे पर संसद ठप हुई और शिक्षा मंत्री तक को बैकफुट पर आना पड़ा, कचहरी में उस नीट पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी। ये देखिए, इन 3 प्रोफेसर को देखिए। सीबीआई के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों शिक्षक एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल का हिस्सा थे। इनमें केमिस्ट्री के शिक्षक पीवी कुलकर्णी, फिजिक्स की शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंडारे और बायोलॉजी की टीचर मनीषा संजय हवलदार शामिल थी। नीट पेपर बनाने के दौरान एनटीए के ऑफिस में इनके पास न मोबाइल था, न कोई पेन होता था, न कोई पेपर। आते जाते समय इनकी सघन तलाशी होती थी, स्कैन किए जाते थे, तभी अंदर आने की इजाजत होती थी। लेकिन इन तीनों ने इन सारी सुरक्षा सावधानियों को अपने दिमाग से हराने की कोशिश रची और पेपर लीक का माइंड वाला माइंड गेम रच डाला। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सीबीआई जांच में किए गए दावों के मुताबिक इन तीनों को मराठी में पेपर अनुवाद करने की जिम्मेदारी मिली और वहीं से इन्होंने माइंड के जरिए पेपर लीक का माइंड गेम कर दिया। सीबीआई के मुताबिक अनुवाद करने की वजह से आरोपियों को अंतिम प्रश्न पत्र लंबे समय तक देखने और याद करने का मौका मिला। गिरफ्तार किए गए तीनों शिक्षक एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल का हिस्सा था। जांच एजेंसी के मुताबिक अंतिम प्रश्न पत्र का अनुवाद करते समय इन्होंने कई सवाल याद कर लिए, अपने दिमाग में उतार लिए, या यूं कहें कि अपने दिमाग में एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिया। उसके बाद इन तीनों गुनहगारों ने अपने कोचिंग सेंटरों में यही सवाल अपने छात्रों को बताए, उनकी कॉपी में उतराए। इस तरह से सबूत भी ना मिले और पेपर लीक भी हो जाए। इन कक्षाओं के दौरान इन्होंने कथित तौर पर असली नीट के प्रश्नों को बोलकर लिखवाया। छात्रों ने उन्हें अपने हाथों से लिखा। जांचकर्ताओं के मुताबिक ये जानबूझकर किया गया ताकि पेपर लीक की कोई पीडीएफ, फोटो या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मौजूद न रहे। लेकिन अब सीबीआई ने छात्रों के हाथ से लिखे गए उन नोट्स को जब्त किया है जो मूल नीट प्रश्न पत्र से पूरी तरह मेल खाते हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक इसके पीछे का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। कथित योजना ये भी थी
कि इन कोचिंग समूहों के छात्र नीट परीक्षा पास करें, इससे ट्यूशन नेटवर्क की प्रतिष्ठा बढ़े और अधिक फीस देने वाले छात्र उनके पास आएं। जांच एजेंसी के मुताबिक इन तीनों को एक सैनिटाइज एनवायरनमेंट में रखा गया था, जिससे कि पेपर गोपनीय रहे, लेकिन इनको घर जाने और अपने कोचिंग सेंटरों में जाने की परमिशन थी। इसी का फायदा इन 3 लोगों ने उठाया और जो प्रश्न पत्र नीट पेपर एग्जाम में आने थे, वही प्रश्न पत्र अपने छात्रों को पढ़ाए, जिससे ये पेपर लीक हो गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि छात्रों को कभी यह नहीं बताया गया कि ये सवाल सीधे अंतिम प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉर्डर तोड़कर स्पेन में कैसे घुसे 60,000 घुसपैठी। जब भूगोल, गरीबी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं, तब सीमाओं के मानचित्र धुंधले पड़ जाते हैं। और जब कोई देश मानव आबादी को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे, तो मंजर वही होता है जो इस वक्त स्पेन के अफ्रीकी एन्क्लेव सियोटा में नजर आ रहा है। भूमध्य सागर का वो मुहाना जो अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का सेतु होना चाहिए था, पिछले 24 घंटों में एक अंतहीन मानवीय और सुरक्षा संकट का गवाह बन चुका है। सिर्फ 24 घंटे और 60,000 से ज्यादा मोरक्को और अफ्रीकी नागरिक तैरकर, बाढ़ फांदकर, चट्टानों को पार कर स्पेनिश सरजमी पर दाखिल हो चुके हैं। कम से कम 34 जिंदगियां समुद्र के खारे पानी में खामोश हो गई। सियोटा की सड़कें इस वक्त सहमी हुई हैं, दुकानें बंद हैं और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को इसे देश की प्रादेशिक अखंडता पर हमला करार देकर सेना उतारनी पड़ी। लेकिन सवाल सिर्फ हजारों प्रवासियों का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि मोरक्को की सीमा से अचानक इतनी बड़ी इंसानी लहर स्पेन में उमड़ पड़ी? क्या यह महज बेहतर जिंदगी की तलाश है या फिर यूरोप की दहलीज पर खेला जा रहा एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम? आंकड़ों को ध्यान से देखिए। सियोटा की कुल आबादी है 83,000 के आसपास और सिर्फ एक दिन के भीतर वहां 60,000 लोग घुस आते हैं, यानी शहर की कुल आबादी का 70%। समुद्र के रास्ते मीलों दूर तक तैर कर आते युवा, चट्टानों के सहारे आगे बढ़ते बच्चे और महिलाएं, और फिर सियोटा के बाजारों में पसरती दहशत। वहां के लोकल्स का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा उग्र और अनकंट्रोल्ड मंजर पहले कभी नहीं देखा। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों से लेकर आम नागरिकों तक में डर का माहौल है। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया था कि समुद्र में रोके गए प्रवासियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के तुरंत मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। और इसी फैसले की आड़ में आपराधिक नेटवर्क और अफवाहों ने ऐसा तहलका मचाया कि हजारों लोग एक साथ सीमा पर टूट पड़े। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पूरा स्पेन सियोटा के साथ खड़ा है। सियोटा एक स्पेनिश शहर है और कल जो हुआ उसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। सियोटा के क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन और उस पर हमले को पूरी तरह से नकारा जाना चाहिए। स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने खुद माना कि गलत जानकारियां, फेक न्यूज जंगल में आग की तरह फैली। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब हजारों लोग समुद्र तट की तरफ बढ़ रहे थे, तब मोरक्को के बॉर्डर गार्ड्स कहाँ थे? वो मूक दर्शक क्यों बने रहे? क्यों उन्होंने लोगों को जाने दिया? पहली बात ये रही कि मुझे यूरोप को देखना है। मोरक्को में हमें बाहर घूमने की आजादी नहीं है। वहाँ ये बड़ी समस्या है। कई लोग यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मौका नहीं होता, इसलिए इस तरह की चीजें हो जाती हैं। ये सामान्य है। इस संकट की गूंज अब सिर्फ मैड्रिड तक सीमित नहीं है, पूरे यूरोप पे खतरे की घंटियां बज रही हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सियोटा की तस्वीरों को हैरान करने वाला बताया, चेतावनी दी कि अनियंत्रित घुसपैठ पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा है। यहाँ तक कि स्पेन के साथ शेंजन मुक्त आवाजाही समझौते को स्थगित करने की मांग उठने लगी। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश
स्पेन की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि यूरोप को डर है अगर सियोटा की बाढ़ टूटती है तो पूरे अफ्रीका के लिए यूरोप का दरवाजा खुल जाएगा। इस पूरे संकट की जड़ को समझने के लिए जरा इतिहास में भी नजर डालिए। सियोटा और मेलिला ये अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तरी तट पर बसे दो ऐसे शहर हैं जो भौगोलिक रूप से तो अफ्रीका में हैं, लेकिन संप्रभुता के लिहाज से स्पेन और यूरोपीय संघ इनका हिस्सा है। ये पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में यूरोप की इकलौती सीधी जमीन सीमा है। 1956 में जब मोरक्को को स्पेन से आजादी मिली, तब भी स्पेन ने सियोटा और मेलिला को अपने पास ही रखा। स्पेन का तर्क बिल्कुल साफ है कि सियोटा पर उसका कंट्रोल 15वीं सदी से है, यानी उस समय से जब आधुनिक मोरक्को का अस्तित्व तक नहीं था। बात यह भी है कि स्पेन सियोटा को छोड़ना क्यों नहीं चाहता, तो इसकी कई वजह है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ठीक मुहाने पर है, जहां से भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच से गुजरने वाले हर समुद्री जहाज पर नजर रखी जा सकती है।